बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फ़िनोमेना है जो कि हम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ होती है। तो स्टैटिक्स में हम या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फ्लक्स को डिफ़ाइन इस तरह करते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जब कोई भी एरिया है उससे कुछ नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हों तो इसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना ये हम बाद में देखते हैं अभी, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया है और उसके साथ कुछ फील्ड लाइंस हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अंदर आपने एक एरिया प्लेस किया है। उस एरिया में से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं, यानी इनके दरमियान फासला कांस्टेंट भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आप ये नंबर ऑफ़ लाइंस को गिनेंगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, बल्कि दो लाइंस के दरमियान तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। जिस तरह ए के इर्द गिर्द ये दो लाइंस हैं, इन लाइंस के अंदर बेशुमार लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो फ्लक्स करने को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे। लाइंस को गिनना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता और ना ही ऐसे फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको अक्सर किताबों में नंबर ऑफ़ लाइंस मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ़ लाइंस से मुराद ये नहीं है। जस्ट ये कहा जाता है कि कुछ नंबर ऑफ़ लाइंस अगर किसी एरिया से गुज़र रही हैं तो इस फिनोमेना को फ्लक्स कहते हैं। तो हाँ, बहरहाल ये फ्लक्स ज़्यादा है या कम है इसको स्टडी किया जा सकता है। यानी आपने कुछ लाइंस शुरू में ड्रॉ कर ली, अब ये लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, अब आपने यही लाइंस हैं, इन्हीं की मदद से फ्लक्स के ज़्यादा या कम होने को स्टडी करना है। यानी यहाँ पर आपने एक एरिया परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया, यानी ये जो प्लेन एरिया है ये फील्ड लाइंस के साथ 90 के एंगल पर है। आप देख रहे हैं यहाँ से 4 लाइंस गुजर रही हैं, लेकिन इसी एरिया को जब आप बी पोजीशन पर लाए हैं तो यहाँ पर इसमें से 2 लाइंस गुजर रही हैं। तो हम कहते हैं कि ए पोजीशन पर फ्लक्स ज़्यादा है और बी पोजीशन पर फ्लक्स कम है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया एलिमेंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी ये मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, और इसको फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई फ्लक्स के लिए होता है और ई से मुराद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स में आप अगले चैप्टर्स में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसे फाई और सबस्क्रिप्ट में बी के साथ शो किया जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम इसको फाई ई से शो करते हैं और इसको लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि ई डॉट ए तो ई ए कॉस थीटा होता है, यानी ई और ए के दरमियान एंगल। यहाँ पर एरिया अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से ओरिएंटेड है तो फ्लक्स आपको मिल रहा है, लेकिन इसी को आप परपेंडिकुलरली प्लेस कर दें इस तरह से उठाकर, तो आपको शायद कोई भी ऐसी फील्ड लाइन इसमें से परपेंडिकुलरली गुजरती हुई ना मिले, तो फ्लक्स उस केस में ज़ीरो होगा। यानी कुछ ऐसे अवामिल हैं जिन्हें हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें एरिया भी होगा, ई भी होगा, लेकिन फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें हम आगे स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ जो आपने पढ़ी है दैट इज़ वेक्टर एरिया। कि एरिया तो आपने हमेशा स्केलर के तौर पर स्टडी किया है कि एरिया इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो फिर ये वेक्टर एरिया क्या है ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। तो फिज़िक्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ज़रूरत पड़ने पर एज ए वेक्टर, उनका इफ़ेक्ट अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको एज ए वेक्टर भी ट्रीट
कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप ये रेक्टेंगल स्टडी कंसिडर करें, इसके ऊपर आप खड़ा होना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर खड़े हों तो ये आपको रिएक्शन अपवर्ड दे सकती है। दाएं या बाएं अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि इसका इफ़ेक्ट वर्टिकली अपवर्ड है अगर वेट के साथ आपने इसको बैलेंस करवाना है। तो इस केस में जो इसका रिजल्टेंट इफ़ेक्ट है, मेन इफ़ेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड है, तो इसका वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ है। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि वेक्टर एरिया स्केलर एरिया के साथ 90 के एंगल पर होता है। तो हमें एरिया का स्केलर रिलेशन पता है कि एरिया होता है लेंथ और विड्थ। अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ L है और विड्थ L है तो इसका स्केलर एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ L है, विड्थ W है, तो एरिया L इंटू W होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये अंदर का एरिया आ जाता है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि वेक्टर एरिया की बात करते हैं, तो भी वेक्टर एरिया अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है और दो क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है, अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है और दो क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है, तो इनमें से कोई एक या दोनों वेक्टर्स होंगे। अगर आप लेंथ को वेक्टर लेते हैं तो विड्थ को भी फिर डेफिनेटली वेक्टर ही लेना पड़ेगा। तो अगर दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये रेड L और ये येलो वाला W, ये अगर वेक्टर्स हैं तो ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है जो आपको एक वेक्टर मिल रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये L और W का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ये स्केलर होता तो ये L और W का डॉट प्रोडक्ट होता। अब अगर एरिया आपके पास L और W वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम ये कहते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास ये L वेक्टर जो है ये डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन इसकी L के अलॉन्ग होगी। विड्थ एक वेक्टर है जो विड्थ के अलॉन्ग है। तो अब अगर आप इनके क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आप राइट हैंड रूल से ही निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि पहला वेक्टर जो L है उसके ऊपर अपने राइट हैंड की फिंगर्स इस तरह से रखें कि आपका राइट हैंड W की तरफ मुड़ना चाहिए। अब आप प्रैक्टिकली ख़ुद अपने राइट हैंड को शो करें और आपकी राइट हैंड की फिंगर्स अगर L के साथ साथ हों, L के साथ साथ रखें और उन्हें वो मुड़ रही हों W की तरफ, तो थंब को सीधा करने से आपको एक ही डायरेक्शन का अंदाज़ा होगा। तो आप L पर राइट हैंड रखें इस तरह कि आपकी उंगलियां मुड़ें W की तरफ। तो आपको ये यहाँ से इस तरह से आप चेक करें एक दफ़ा, लेंथ पर अपना राइट हैंड रखें, उंगलियां मोड़ें W की तरफ और थंब को स्ट्रेट करें। जब आप थंब को स्ट्रेट करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी ये। तो ये आपके एरिया की डायरेक्शन है, यानी इस स्केलर एरिया का जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलरली होगा। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये ब्लैक एरोस की मदद से शो की गई है। तो याद रखिए कि हमेशा जो वेक्टर एरिया होगा वो स्केलर एरिया के साथ परपेंडिकुलरली होगा। और ये जो एक्सप्रेशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखा है उसमें आपके पास ये जो वेक्टर एरिया है ये स्केलर एरिया के साथ 90 के एंगल पर लिया जाएगा, और फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। तो अब अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये आता है E A cos थीटा, वेयर थीटा इज़ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स E एंड A। तो अमूमन आपको स्केलर एरिया के साथ हम गलती से एंगल ले जाते हैं, एंगल हमने हमेशा वेक्टर एरिया के साथ ही लेना होगा। तो अब हम एक फिगर एज्यूम करते हैं कि ये आपके पास एक एरिया है A, एक एरिया A हम कंसिडर करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है।
ए और ई आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। तो फ्लक्स में जस्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेते हैं जो ए के साथ पैरेलल हो, यानी एरिया के साथ ई का ए कॉस थीटा का मतलब क्या है? ए कॉस थीटा का मतलब है कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ ई। इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर का डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक गौर से देखना होगा, जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई आया था, यानी ई का वो कंपोनेंट जो ए के साथ पैरेलल है, ई पैरेलल से उसको शो करते हैं। या हमने कहा था कि ये डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, आप ए को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, यूं परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये दो कंपोनेंट्स बनाएं, ऐसे दो कंपोनेंट्स बनाएं, तो ए पैरेलल इनटू ई भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हम ई को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके चेक करते हैं। ई अगर इस तरफ है तो ई से यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये दो कंपोनेंट्स हैं। ये येलो वाला वो कंपोनेंट है जो ए के साथ पैरेलल है और थीटा के साथ एग्जिस्ट करता है। थीटा के साथ हमेशा बेस होती है, ये बेस है। तो ये हमारा वो कंपोनेंट है जो ई के साथ पैरेलल है। ये ई का वो कंपोनेंट है जो ए के साथ पैरेलल है और इसकी मदद से हमें फ्लक्स मिलेगा। इसकी मदद से हमें फ्लक्स मिलेगा क्योंकि ये ई का वो कंपोनेंट है जो स्केलर एरिया के साथ या इस एरिया से परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर यहाँ पर ई थी तो हमारे पास वो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट ये येलो वाला होगा, और थीटा के साथ क्योंकि लाइक करता है तो ये बेस है और इसको आप ई कॉस थीटा लिखेंगे। ये जो ब्लू वाला है ये थीटा के ऑपोजिट है, ये परपेंडिकुलर है, ये ई साइन थीटा होगा। फ्लक्स में हमारे पास ई कॉस थीटा ही रोल प्ले करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई पैरेलल इज़ इक्वल टू ई कॉस थीटा, यानी ई का जो कंपोनेंट ए के साथ पैरेलल है वो ई कॉस थीटा है। अब सिंपल आप ए की मैग्नीट्यूड में ई कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे या ई के साथ की मैग्नीट्यूड में आप ए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्यूटेटिव है डॉट प्रोडक्ट, तो ये दोनों आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप ए में ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे या ई में ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेसिफिक केसेस देखते हैं। केस 1 है कि अगर ए एंड वेक्टर एरिया ए, यहाँ पर वेक्टर एरिया है, जब बोल्ड करके लिखा है तो ये वेक्टर एरिया है, तो वेक्टर एरिया ए इज़ टेकन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, यानी यहाँ पर वेक्टर एरिया आपने स्केलर एरिया ऐसे प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ गुजर रही हैं, तो वेक्टर एरिया स्केलर एरिया के साथ 90 का एंगल बनाएगा। वेक्टर एरिया स्केलर एरिया के साथ 90 का एंगल बनाएगा और ई के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो हमने एंगल तो ई वेक्टर और वेक्टर एरिया के दरमियान लेना है, तो यहाँ पर ई स्केलर एरिया तो 90 के एंगल पर है, लेकिन वेक्टर एरिया ई के साथ पैरेलल होता है। तो अब हमारे पास नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम लाइंस इस एरिया में से गुजर रही हैं, तो फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल क्योंकि ई और ए के दरमियान 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो जाता है। तो इस केस में आपके पास फ्लक्स आ जाएगा ई ए cos 0, ई ए cos 0 1, तो फ्लक्स आ गया ई ए। तो इस केस में आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन है। अब आगे चलते हैं कि केस 2 है कि अगर ए इज़ टेकन परपेंडिकुलर टू ई, यानी वेक्टर एरिया ई के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी एरिया को अगर आप ऐसे प्लेस करें, यानी जब स्केलर एरिया, ये जो स्केलर एरिया है ये ई के साथ पैरेलल होगा, स्केलर एरिया के साथ जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर एरिया हो जाएगा। ये हमने देखा था कि 90 के एंगल पर होता है वेक्टर एरिया, तो वेक्टर एरिया ई के साथ 90 के एंगल पर हो जाता है। और हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया से परपेंडिकुलरली बाहर नहीं निकल रही, तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो cos ई ए cos 90 होगा, फ्लक्स cos 90 0 होता है, तो 0 इंटू ऑल दिस 0 हो जाएगा,
ई ए कॉज 90 ज़ीरो, तो ये सब ज़ीरो, तो फ्लक्स ज़ीरो है। तो इस केस में हमारे पास ये मालूम हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़ीरो हो गया है। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आई, केस था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एंक्लोजिंग ए चार्ज को स्टडी करेंगे। थैंक यू।